जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है एमसीक्यू सीरीज़ का प्रबंधन का, यानी सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट, जो कि नया विषय है एमपी पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, जो कि व्यापम ग्रुप 2 वगैरह के एग्ज़ाम के कारण संयुक्त भर्ती में जोड़ दिया गया है। तो उसके प्रैक्टिस सेट 13 में हम एमसीक्यू सीरीज़ में टॉप 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है ग्रुप 2 वगैरह में, और इस बार आने की पूरी संभावनाएँ हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वित्तीय लेखांकन निम्न में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो वित्तीय लेखांकन जो होता है ना आपका, ये वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता होता है। वित्तीय लेखांकन ऑप्शन नंबर 4, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता को बोलते हैं वित्तीय लेखांकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉट डॉट उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जा सके। तो देखो, इसमें से आपका जो ऋण वापसी है एक ऐसी अवधि है जिससे आप कुछ समय बाद पुनः उसको वापस ले सकते हो। अगर आप किसी को उधार देते हो ना, तो ऐसी संपत्ति है कि जिसको आप वापस प्राप्त कर सकते हो, उधार ले सकते हो अपना, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं। तो एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स नीतियों को कौन बदलता है, तो याद रखिएगा इसमें से जो कर्मचारी हैं ना, कर्मचारी संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी नीतियों को बदल रहा है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कर्मचारी। चौथा है, निम्न में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ संबंधित है। तो सर्वश्रेष्ठ जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट का कौशल है, टेक्निकल स्किल्स है, वो आपकी कहलाती है विशिष्ट या गतिविधि को करने की क्षमता, यानी विशिष्ट गतिविधि को करने की क्षमता जो है ना, अच्छी टेक्निकल है मैनेजमेंट की। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है। तो संगठन जो है, अगर कोई कंपनी है, संगठन है, उसके अगर लक्ष्यों को प्राप्त करना है ना, तो उसके निष्पादन का माप और संशोधन जो है ना आपका, ये आता है नियंत्रण के अंदर। किसके अंदर? कंट्रोलिंग के अंदर, यानी नियंत्रण के अंदर आता है किसका संशोधन करना है, किसको हटाना है, किसको रखना है, क्या बदलाव करना है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों कार्यबल मूल्यांकन को डॉट डॉट कहते हैं। तो लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो जो भी सुधार किया जा सकेगा उसे क्या कहते हैं, तो उसे नियंत्रण या कंट्रोलिंग। अभी मैंने बताया, अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो जो भी बदलाव करने की ज़रूरत है उसको कंट्रोलिंग वाला ही करेगा, नियंत्रण। आठवां है, जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं आप पुनः प्राप्त हुए बिड यानी डेप्ट लेखे को कहाँ स्थानांतरित करते हैं। कहने का मतलब ये, जब आप अपने अंतिम लेख को तैयार करेंगे तो पहले से प्राप्त जो डेप्थ है यानी ऋण है उसे आप कहाँ लिखते हैं। तो सीधी सी बात है कि उसे आप कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि लेखे में लिखेंगे। लाभ हानि लेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वे प्रबंधक यानी वे मैनेजर जो आपके युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं, क्या होता है। तो देखो, ऐसे मैनेजर जो किसी न किसी इक्विपमेंट वाली नियोजन में शामिल होते हैं ना, तो उस एनवायरनमेंट को अपन बोलते हैं अनिश्चितता, यानी कि निश्चित नहीं है। नियोजन होता क्या है, नियोजन होता है प्लानिंग। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके पहले जो भी प्लानिंग बनाओगे ना, वो होता है नियोजन कि कैसे काम किया जाए। तो प्लानिंग हमेशा निश्चित नहीं होती, अनिश्चित हो सकता है। प्लानिंग आपकी सफल हो या फिर गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। तो अनिश्चितता इसका राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है कि निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना, सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, एक प्रक्रिया होती है आपकी नियंत्रण करना या कंट्रोलिंग या नियंत्रण करना। इसी का पूरा काम क्या है, निगरानी रखना। कंट्रोलर जो होता है वही तो नियंत्रण करेगा, निगरानी रखेगा, मापेगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तुलना। तो पूरा काम किसके अंतर्गत आता है, नियंत्रण के अंतर्गत। 11वां क्वेश्चन है कि वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड FASB के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों के एक नकदी प्रवाह है। तो इसमें से आपका जो लाभांश के रूप में शेयर धारकों को नकदी बहिर्प्रवाह है ना, ये आपका क्या होता है, एक नकदी प्रवाह होता है वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड के द्वारा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्स्ट छोटे दिखाई दे रहे होंगे ज़्यादा टेक्स्ट की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेखा प्रविष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है,
यदि इनमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नज़रअंदाज किया जाए तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को क्या कहा जाता है। देखो सीधी सी बात भाषा में अगर मैं इतने लंबे चीज़ को बोलूँ तो अगर कोई भी आप लेखा बना रहे हो यानी कोई भी नोट शीट बना रहे हो या फिर कुछ भी नोट करके लिख रहे हो तो उसके सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि अगर आप कोई उल्लंघन कर रहे हो किसी सिद्धांत का और किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, ये जो त्रुटि है गलती है कैसी कहलाएगी, तो ये गलती जो है आपकी सिद्धांतों की त्रुटियाँ कहलाएगी। कैसी त्रुटियाँ? सिद्धांत। अगर आप सिद्धांत के साथ खिलवाड़ करोगे, कोई भी आपको अकाउंटिंग का काम दे दिया बनाने के लिए तो सिद्धांतों के साथ ही आप गलत कर रहे हो। अगला है कि निम्न में से किन चयन परीक्षाओं के उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता मापन के संगठन द्वारा आयोजित की जाती है। तो याद रखिएगा कि जो आपका रुझान है यानी अभिक्षमता परीक्षण है, इसको चयन परीक्षाओं में इसका उचित परीक्षण देने के बाद ही कार्य क्षमता का मापन करते हैं, यानी चयन परीक्षण पहले आप देते हैं रुझान। 12वां है कि बाहरी सूचना संगठन से बाहर उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा संगठन बाहरी सूचना का उदाहरण है। देखो अगर आप मान लो किसी कंपनी को खोले हो तो आपको अगर फीडबैक चाहिएगा तो फीडबैक दो होते हैं, एक अंदर के या बाहर के। तो बाहर का फीडबैक कौन देगा आपको, तो बाहर का जो आपका फीडबैक यहाँ पे देगा वो फॉर्म से भरी हुई चीज़ों ग्राहक की प्रतिक्रिया देगी। सीधी सी बात है कि बाहर से आपका प्रोडक्ट कैसा है वो कौन बताएगा, ग्राहक की प्रतिक्रिया बताएगी। फॉर्म भरने से आप फॉर्म फिलअप करा के सर्वे कराओगे। 15वां क्वेश्चन है कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता और साथ ही ये प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। निम्न में से कौन सी सुनने की एक प्रभावी तकनीक नहीं है। देखो अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो या कोई संदेश जो है उसको आप ध्यानपूर्वक नहीं कर सुनोगे तो समझ ही नहीं पाओगे, यानी समझने के लिए पहले सुनना पड़ता है। तो अगर इसमें से कौन सी एक टेक्निक है जो सुनने की सबसे अच्छी, ये बताएं। तो देखो सुनने की जो सबसे अच्छी टेक्निक है ना, आँखों का जो संपर्क है, आँखों के संपर्क को अगर आप बचते हैं तो मतलब सुनने की एक तकनीक नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि सुनने की कौन सी एक तकनीक नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बनाते हो, आपका टीचर भी पढ़ा रहा ना, तो आप अगर आंखों के संपर्क अच्छे से नहीं बना पा रहे हो मतलब आपका अट्रैक्ट मतलब ध्यान नहीं जा रहा है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप सुन नहीं पाओगे। तो सुनने की एक क्षमता आँखों का संपर्क से बचना नहीं है, आँखों को आई कॉन्टैक्ट बराबर होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह लेखांकन अवधारणा जो यह बताती है कि व्यापार लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या है। तो ऐसी लेखांकन कि जो आपको बताए कि व्यापार आपका लंबी अवधि के लिए है, तो वो कहलाती आपका सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। ऐसी अवधारणा कहलाती है सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा जो बताती है कि व्यापार लंबे समय तक चलेगा। 17वां क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना है तो परिणाम क्या होगा। तो देखो सीधी बात है कि एक व्यक्ति है, आप उसको 2 टास्क एक साथ ही दे दिए हो और दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग रास्ते में हैं, तो सीधी सी बात है भूमिका संघर्ष होगा। क्या होगा? भूमिका संघर्ष। आप दोनों कामों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, आपके लिए स्ट्रगल हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिलीवरी बॉय भी है, आप उसको 2 ऑर्डर दे दिए हो घर पहुंचाने के लिए, एक दूसरी जगह है मतलब दूसरे रूट में है और दूसरे रूट में एड्रेस है, तो उसको भूमिका संघर्ष होगा। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कि जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे ... जाना जाता है। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है ना, उसे मूल सक्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल सक्षमता। यानी जिस कंपनी में जो मेन काम होता है उसको मूल उसका काम कहा जाता है, सक्षम है इस काम के लिए स्पेशल। अगला है कि ... मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रतिबंधित करने के पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। तो मैक्स ग्रेगर का एक्स सिद्धांत जो है ना, मैक्स ग्रेगर का एक्स सिद्धांत मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रतिबंधित पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता। तो चालू देनदारियों का गठन जो नहीं करता है वो आपका है देनदार। कौन है? देनदार चालू देनदारियों का गठन नहीं करता। अगला है किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अगर कोई समस्या है तो आप उसके जो सॉल्यूशन है उसको आप चूज करो, कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा। तो प्रक्रिया जो है निर्णयन कहलाती है कि आप निर्णय लो कि आपको कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन पड़ेगा इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, निर्णयन। अगला है गुडविल शॉक, ... का एक उदाहरण है। तो गुडविल शॉक जो है ना आपका, ये आपका एक सेकंड, गुडविल शॉक जो है आपका अमूर्त परिसंपत्ति का एक उदाहरण है, अमूल परिसंपत्ति। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है। तो इसमें से आपका
जो छोटे औजार है ना, स्थायी परिसंपत्ति नहीं है। साख, वाहन और पट्टाधृत स्थायी संपत्ति है। 24वां क्वेश्चन है कि एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारियां इसकी परिसंपत्ति से अधिक हैं। एक शेयरधारक को डाँट डाँट भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। कंपनी अगर दिवालिया हो जाए तो शेयरधारक को क्या भुगतान करने को कहा जाएगा? तो शेयरधारक कुछ भी भुगतान नहीं करता। याद रखना, कोई भी कंपनी जो अपना शेयर लोगों को देती है ना, तो शेयरधारक कुछ भी भुगतान नहीं करता है। ठीक है, चाहे कंपनी लॉस हो चाहे ऑन हो। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंत नकद में परिवर्तित की जाती है कहलाती है। यानी ऐसी परिसंपत्ति जो थोड़े समय के अंदर नकद में परिवर्तित हो जाए क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी तरल परिसंपत्ति। ऐसी परिसंपत्ति जो बहुत कम समय पे नकद में बदल जाए, नकद, ठीक है, नकद नोटों में, वो तरल परिसंपत्ति है। ठीक है, तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी के प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 12-13 था आई थिंक, सामान्य प्रबंधन का। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।